25 जुलाई 1970 पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी। एक पुलिस अधिकारी एक छोटे से होटल में दाखिल होता है। होटल का नाम है सवाई होटल। वह यहाँ एक ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जो पिछले कई महीनों से गायब है। उस आदमी का नाम है उपेंद्र नाथ राजखोवा, असम का एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। लेकिन असली समस्या यह नहीं थी कि राजखोवा गायब थे। असल समस्या यह थी कि उनका पूरा परिवार गायब था, उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां। कई महीनों से किसी ने उन्हें नहीं देखा था और राजखोवा हर किसी को अलग अलग कहानी बता रहे थे। किसी से कहते परिवार गुवाहाटी में है, किसी से कहते कोकराझार गया है, किसी को बताते दार्जिलिंग में है। लेकिन पुलिस ने इन जगहों पर पता किया, कहीं कोई नहीं था। इसलिए पुलिस यहाँ आई है, सवाई होटल। वे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़ा है 58 साल का एक दुबला पतला आदमी, उपेंद्र नाथ राजखोवा। पुलिस उनसे सीधा सवाल करती है, आपका परिवार कहाँ है? राजखोवा तुरंत जवाब नहीं देते। वे एक कागज और कलम मांगते हैं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहता है। फिर वह कागज आगे बढ़ाते हैं। उस पर लिखा होता है, पुटुल, लीनू, लूना एंड भंटू आर नॉट इन दिस अर्थ। यह पढ़ते ही कमरे में मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई और सवाल पूछ सके, राजखोवा अचानक एक चाकू उठाते हैं और खुद को मारने की कोशिश करते हैं। वे बच जाते हैं, लेकिन अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि राजखोवा कहाँ थे। अब सवाल यह था, धुबरी के उस सरकारी बंगले में आखिर हुआ क्या था। और उस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। धुबरी का बंगला। 1969 में उपेंद्र नाथ राजखोवा धुबरी में पोस्ट किए गए थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के रूप में। छोटे शहरों में यह पद बहुत बड़ा माना जाता है और उसी पद के साथ उन्हें मिला एक बड़ा सरकारी बंगला। यह बंगला औपनिवेशिक दौर का था। बड़ा कंपाउंड, आगे लॉन, पीछे खुली जगह और घर के काम के लिए कई कर्मचारी। इन कर्मचारियों में कुछ नाम बाद में बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। बिगन प्रसाद राउत, साहिद अली और उमेश वैश्य। ये लोग रोज़ इस घर में काम करते थे। सफाई, छोटे मोटे काम, बागवानी, दौड़ भाग। बाहर से देखने पर राजखोवा का परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था। पत्नी पुतुल, 3 बेटियां, सबसे बड़ी निर्मली, जिसे घर में लीनू कहा जाता था, दूसरी जोनाली यानी लूना और सबसे छोटी रूपाली यानी भोंटू। कुछ समय बाद पूरा परिवार धुबरी आ गया। लेकिन पढ़ाई की वजह से 2 छोटी बेटियां फिर से गुवाहाटी लौट गईं। इस तरह बंगले में रह गए राजखोवा, उनकी पत्नी पुतुल और बड़ी बेटी लीनू। और यहीं से इस कहानी में एक छोटी सी लेकिन अजीब बात शुरू होती है। गड्ढे। 1970 की शुरुआत। एक दिन राजखोवा अपने कर्मचारी बिगन को बुलाते हैं। उनके बेडरूम के पास एक लकड़ी का खंभा लगा था। राजखोवा कहते हैं, उसे काट दो। खंभा हटाया जाता है और वहां जमीन में एक गहरा गड्ढा बन जाता है। आमतौर पर ऐसे गड्ढे तुरंत भर दिए जाते हैं, लेकिन राजखोवा कहते हैं, इसे मत भरो, यहां फूल लगाए जाएंगे। कुछ समय बाद राजखोवा की पत्नी पुतुल उस गड्ढे को देखती हैं। उन्हें यह ठीक नहीं लगता। वह बिगन से कहती हैं, इसे मिट्टी से भर दो। बिगन भर देता है। लेकिन जब राजखोवा वापस आते हैं और भरा हुआ गड्ढा देखते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं और आदेश देते हैं, इसे फिर से खोदो। कुछ समय बाद कंपाउंड में एक दूसरा गड्ढा भी खुदवाया जाता है, इस बार घर के दूसरे हिस्से में। कारण वही बताया जाता है,
फूल लगाने हैं। उस समय यह बात किसी को खास अजीब नहीं लगी, लेकिन बाद में यही 2 गड्ढे इस पूरी कहानी के केंद्र बन गए, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में 4 लोग गायब होने वाले थे। 2 फरवरी 1970 राजखोवा रिटायर हो जाते हैं। उनका लंबा जुडिशियल करियर खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब वे शांत जीवन बिताएंगे। लेकिन रिटायरमेंट के सिर्फ 8 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी। 10 फरवरी 1970 सरस्वती पूजा का दिन। कुछ कर्मचारी शहर चले जाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है। राजखोवा, उनकी पत्नी पुतुल और उनकी बेटी लीनू तीनों आग के पास बैठे हैं। सर्दी में हाथ सेंक रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला यही आखिरी बार था जब पुतुल और लीनू को जिंदा देखा गया। अगली सुबह कुछ बदल चुका था। जब बिगन अगले दिन काम पर आता है तो सबसे पहले वह एक चीज़ नोटिस करता है। बाथरूम के पास वाला गड्ढा अब भर चुका है और ऐसा लगता है जैसे रात में जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर उसे बंद किया गया हो। राजखोवा बताते हैं, पुतुल और लीनू सुबह सुबह गुवाहाटी चले गए। बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन उसी दिन कुछ और अजीब चीज़ें भी दिखाई देती हैं। राजखोवा खुद बाथरूम में कपड़े धो रहे होते हैं। बेडशीट्स, कपड़े, पिलो कवर्स। यह असामान्य था क्योंकि घर में इसके लिए कर्मचारी थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाथरूम से निकलने वाला पानी लाल सा दिख रहा था, लेकिन उस समय किसी ने सीधे सवाल नहीं पूछा क्योंकि वह घर एक जज का घर था। और धीरे धीरे राजखोवा अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां बताने लगे। किसी को कहा परिवार गुवाहाटी में है, किसी को बताया कोकराझार गया है। लेकिन इसी बीच 2 लोग और इस घर में आने वाले थे, उनकी 2 छोटी बेटियां। लूना और भोंटू उस समय गुवाहाटी में रहकर पढ़ाई कर रही थीं। वे अपनी माँ के बारे में पूछती रहती थीं। राजखोवा उन्हें समझाते रहे कि सब ठीक है। फिर उन्होंने कहा धुबरी आ जाओ। दोनों बेटियां धुबरी पहुंची। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा। वे अपनी माँ का इंतजार करती रहीं। राजखोवा ने कहा वह जल्द लौटेंगी। लेकिन 25 फरवरी 1970 को लूना और भोटू को आखिरी बार जिंदा देखा गया और अगले दिन कंपाउंड का दूसरा गड्ढा भी भर दिया गया। अब इस घर से 4 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन किसी ने हत्या की रिपोर्ट नहीं की थी। कोई शव नहीं मिला था, कोई कन्फेशन नहीं था। सिर्फ एक जज था जो लगातार कहानियां बदल रहा था। और अगले कुछ महीनों तक लोग उन कहानियों पर भरोसा करते रहे, जब तक एक रिश्तेदार को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ बहुत गलत है। और वही शक आखिरकार पुलिस को लेकर पहुंचा सिलीगुड़ी के सवॉय होटल तक और वापस उन 2 गड्ढों तक। फरवरी 1970 के अंत तक धुबरी के उस सरकारी बंगले से 4 लोग गायब हो चुके थे, पुतुल, लीनू, लूना और भोंटू। लेकिन उस समय तक किसी ने हत्या की बात नहीं की थी, क्योंकि राजखोवा के पास हर सवाल का एक जवाब था और वह जवाब सुनने में विश्वसनीय लगता था। कभी वे कहते परिवार गुवाहाटी गया है, कभी कहते कोकराझार, और कुछ समय बाद एक नई कहानी सामने आई कि परिवार दिल्ली गया है यात्रा पर। अप्रैल 1970 राजखोवा अपने रिश्तेदारों को कुछ चिट्ठियां लिखते हैं। उनमें लिखा होता है कि उनकी पत्नी और बेटियां उत्तर भारत घूमने गई हैं। वे दिल्ली में हैं और कुछ समय बाद वापस आएंगी। एक चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि दोनों छोटी बेटियां अपनी परीक्षाएं नहीं देंगी, वे बाद में वापस आएंगी। पहली नज़र में यह सब असामान्य नहीं लगता। लोग यात्राएं करते हैं, परिवार अलग अलग जगह जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। परिवार का किसी से भी सीधा संपर्क नहीं हो रहा था। कोई फोन नहीं, कोई पत्र नहीं, और यह बात धीरे धीरे रिश्तेदारों को परेशान करने लगी। 15 अप्रैल 1970
राजखोवा धुबरी छोड़ देते हैं। वे बंगला खाली कर देते हैं। अपना कुछ सामान घर के कर्मचारियों को दे देते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ, यह किसी को नहीं पता। यह भी एक अजीब बात थी, क्योंकि अगर उनका परिवार दिल्ली में था तो वे खुद धुबरी से कहाँ जा रहे थे। लेकिन उस समय तक कोई स्पष्ट अपराध सामने नहीं था, इसलिए मामला बस एक अजीब पारिवारिक स्थिति जैसा लग रहा था। कुछ समय बाद परिवार के लोगों ने खुद जांच शुरू की। सबसे ज्यादा सक्रिय थे बरदा चरण शर्मा। वे राजखोवा के रिश्तेदार थे और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उन्हें सबसे पहले चिट्ठियों की कहानी अजीब लगी। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों से पूछा, क्या पुतुल और लड़कियां वहां पहुंची थीं? जवाब आया, नहीं। फिर कोकराझार में पूछा गया, वहां भी कोई नहीं था। अब एक बात साफ हो रही थी, राजखोवा की हर कहानी गलत साबित हो रही थी और यहीं से मामला एक मिसिंग पर्सन केस से काफी गंभीर हो गया। अब धुबरी पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। जांच शुरू हुई। पुलिस सबसे पहले राजखोवा के बंगले पर पहुंची और वहां उन्होंने घर के कर्मचारियों से बात की। इसी दौरान सामने आई वे छोटी छोटी बातें जो पहले किसी को बहुत बड़ी नहीं लगी थी। बिगन ने बताया, कंपाउंड में 2 गड्ढे खुदे थे, फिर अचानक भर दिए गए। उसने यह भी बताया कि एक दिन राजखोवा खुद कपड़े धो रहे थे और बाथरूम से निकलने वाला पानी लाल सा दिख रहा था। किसी और ने बताया, राजखोवा ने अटैच्ड बाथरूम किसी को इस्तेमाल नहीं करने दिया। अब ये सब बातें एक साथ रखी गईं और पहली बार एक शक पैदा हुआ। क्या यह संभव है कि परिवार इस घर से कभी बाहर गया ही नहीं? अगर परिवार घर से बाहर नहीं गया तो वे गए कहाँ? ये सवाल अब सीधा राजखोवा की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी, राजखोवा खुद गायब थे और इस कहानी का जवाब शायद वही दे सकते थे। इसलिए अब जांच का केंद्र एक ही चीज थी, राजखोवा को ढूंढना। जांच के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति मिला। नाम था जॉय प्रकाश चक्रवर्ती। वे राजखोवा के परिचित थे। पुलिस को पता चला कि राजखोवा ने उनसे संपर्क किया था और कुछ पत्र उनके माध्यम से भेजे जा रहे थे। शुरुआत में जॉय प्रकाश ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई। राजखोवा ने उनसे कहा था कि वे सिलीगुड़ी जा रहे हैं और वहां एक होटल में रहेंगे, सवॉय होटल। अब पुलिस के पास पहली ठोस जानकारी थी। उन्हें पता था कि राजखोवा कहाँ हो सकते हैं। जुलाई 1970 धुबरी पुलिस सिलीगुड़ी पहुंचती है। उनके साथ होते हैं राजखोवा के रिश्तेदार भी। वे सीधे सवॉय होटल पहुंचते हैं और वहीं से शुरू होती है वह घटना जिससे ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पुलिस कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़े होते हैं उपेंद्र नाथ राजखोवा। पहले वे कहते हैं परिवार बाहर है, फिर कहते हैं दार्जिलिंग में है। लेकिन जब सवाल सीधे पूछे जाते हैं तो वे एक कागज़ मांगते हैं और लिखते हैं, पुतुल, लीनू, लूना एंड भंटू आर नॉट इन दिस अर्थ। उसके तुरंत बाद वे खुद को चाकू मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वे बच जाते हैं। लेकिन अब पुलिस को एक बात समझ में आ चुकी थी, ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। राजखोवा के होटल के कमरे की तलाशी ली जाती है। वहां से पुलिस को एक नोट मिलता है। उस नोट का आशय ये था कि उनकी पत्नी और तीनों बेटियां मर चुकी हैं और अब उनके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। यह पढ़कर पुलिस का शक और मजबूत हो गया। अगर परिवार मर चुका है तो उनके शव कहाँ हैं?
अब जांच फिर से धुबरी के उस बंगले पर लौटती है और इस बार पुलिस की नज़र सीधे जाती है कंपाउंड के उन 2 स्थानों पर जहां गड्ढे खुदे थे। अब उन जगहों की खुदाई का फैसला होता है। बरसात का मौसम था, मिट्टी भारी थी, लेकिन खुदाई शुरू हुई और कुछ ही समय बाद पुलिस को पहली चीज़ दिखाई दी, हड्डियाँ। फिर कपड़ों के टुकड़े, चूड़ियाँ और एक सोने की अंगूठी जो अभी भी हड्डी में फंसी हुई थी। पहले गड्ढे से 2 कंकाल मिले, दूसरे गड्ढे से 2 और। कुल 4 शव, 4 लोग जो कभी इसी घर में रहते थे। अब यह लगभग साफ था कि राजखोवा का परिवार इस घर में मारा गया था, लेकिन अब भी 2 बड़े सवाल बचे थे। यह कैसे हुआ और क्या राजखोवा ने यह सब अकेले किया? इस कहानी में एक और आदमी था जो शायद इस सवाल का कुछ जवाब दे सकता था। उसका नाम था उमेश वैश्य, राजखोवा का कर्मचारी। जब पुलिस ने उमेश से पूछताछ की तो शुरू में उसने कहा उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में उसने एक बयान दिया। उसके अनुसार 10 फरवरी की रात जब पुतुल और लीनू सो रही थीं, तब राजखोवा ने उन पर हमला किया और बाद में उनकी लाशों को कंपाउंड में बने गड्ढे में दफना दिया गया। फिर 25 फरवरी को दोनों छोटी बेटियों के साथ भी वैसा ही हुआ और उन्हें दूसरे गड्ढे में दफनाया गया। अगर यह बयान सच था तो इसका मतलब था कि राजखोवा ने यह अपराध अकेले नहीं किया, लेकिन अदालत में यह कहानी बदलने वाली थी। यह मामला पहुंचा गोलपाड़ा सेशंस कोर्ट में। राजखोवा पर 4 हत्याओं का आरोप लगाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी सबूत मिटाने का अपराध। उमेश वैश्य को भी इस मामले में सह अभियुक्त बनाया गया। अब अदालत के सामने एक बड़ी समस्या थी। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखा था, इसलिए पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। अदालत में कई गवाह पेश किए गए। सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में थे घर के कर्मचारी। बिगन प्रसाद राउत ने बताया कि कंपाउंड में 2 गड्ढे खुदे थे और बाद में अचानक भर दिए गए। उसने यह भी बताया कि एक दिन राजखोवा खुद कपड़े धो रहे थे और पानी लाल सा दिख रहा था। अन्य गवाहों ने बताया कि राजखोवा अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां बता रहे थे, कभी गुवाहाटी, कभी कोकराझार, कभी दिल्ली। और फिर पुलिस ने वे सब चीज़ें पेश की जो खुदाई के दौरान मिली थीं, कपड़ों के टुकड़े, चूड़ियाँ और पहचान के अन्य सबूत। ये सभी राजखोवा के परिवार से जुड़े थे, लेकिन मुकदमे में एक बड़ा मोड़ आया। उमेश वैश्य, जिसने पुलिस के सामने बयान दिया था, अदालत में उस बयान से मुकर गया। वह होस्टाइल विटनेस बन गया। अब अदालत के सामने एक समस्या थी, क्योंकि अगर उमेश का बयान हट जाए तो इस मामले में कोई प्रत्यक्ष गवाही नहीं बचती। फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला काफी मजबूत थी। 4 लोग गायब, उनके शव राजखोवा के घर से बरामद और उनके बारे में लगातार बदलती कहानियां। लेकिन इस मुकदमे में एक सवाल बार बार उठता रहा, मोटिव क्या था? एक आदमी जो एक सम्मानित जज था, जिसकी अच्छी नौकरी थी, जिसका सामाजिक सम्मान था, वह अपनी ही पत्नी और बेटियों को क्यों मारेगा? अदालत में कई संभावनाएं चर्चा में आईं। क्या यह घरेलू विवाद था? क्या यह मानसिक अस्थिरता का मामला था? क्या कोई आर्थिक समस्या थी? राजखोवा की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन अदालत को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे यह माना जाए कि वे मुकदमे का सामना करने की स्थिति में नहीं थे।
और यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। 1973 में सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार सबूतों की श्रृंखला इतनी मजबूत थी कि किसी और संभावना की गुंजाइश नहीं बचती। अदालत ने कहा, यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। राजखोवा को चारों हत्याओं में दोषी ठहराया गया और उन्हें दी गई मृत्यु दंड की सजा। उमेश वैश्य को सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजखोवा ने इस फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील की और राज्य ने उमेश वैश्य की बरी होने के खिलाफ अपील की। 1974 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राजखोवा के खिलाफ निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। मृत्यु दंड कायम रहा। लेकिन उमेश वैश्य के मामले में हाई कोर्ट ने अलग निष्कर्ष निकाला। उसकी बरी होने का फैसला पलट दिया गया और उसे भी इस अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब सजा तय थी, राजखोवा के लिए फांसी और उमेश वैश्य के लिए उम्र कैद। 14 फरवरी 1976, जोरहाट सेंट्रल जेल। उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी दे दी गई। एक ऐसा आदमी जो कभी अदालत में बैठकर दूसरों के अपराधों का फैसला करता था, अब खुद हत्या के अपराध में दोषी ठहराया जा चुका था। आज भी इस मामले में एक सवाल बाकी है, राजखोवा ने ये सब क्यों किया? क्योंकि अपने पूरे मुकदमे के दौरान और अपनी मौत तक राजखोवा ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, न पुलिस को, न अदालत को, न किसी रिश्तेदार को। इसलिए इस मामले को लेकर कई अलग अलग सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने कहा, शायद ये रिटायरमेंट के बाद पहचान के संकट का मामला था। कुछ ने कहा, शायद परिवार के अंदर कोई गहरा विवाद था। कुछ ने ये भी कहा, शायद राजखोवा अपने परिवार के साथ एक अजीब तरह का कंट्रोल रखना चाहते थे। लेकिन इन सब में से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हुआ। धुबरी का वह बंगला कई सालों तक खाली पड़ा रहा। स्थानीय लोग उसे भूत बंगला कहने लगे। बाद के वर्षों में उस पुराने बंगले को हटाने और उस जगह को नए न्यायिक परिसर के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक अजीब विडंबना है। जिस जगह कभी 4 लोगों को गुप्त रूप से दफनाया गया था, वहीं बाद में न्यायिक ढांचे की योजना बनाई गई। लेकिन एक सवाल अब भी वही है, इतने वर्षों बाद भी। उपेंद्र नाथ राजखोवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों को क्यों मारा? राजखोवा केस आज भी असम के इतिहास में सबसे अजीब अपराधों में गिना जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 4 हत्याओं की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे समाज ने न्याय देने की जिम्मेदारी दी थी, एक जज। और शायद इसी वजह से बहुत समय तक किसी को शक ही नहीं हुआ। महीनों तक राजखोवा की कहानी चलती रही। लोगों ने उनके शब्दों पर भरोसा किया क्योंकि वे एक जज थे। और कभी-कभी अधिकार और प्रतिष्ठा सिर्फ सम्मान ही नहीं दिलाते, वे संदेह को भी देर से पैदा करते हैं। धुबरी के उस बंगले में काफी समय तक सब कुछ सामान्य माना जाता रहा, जब तक सवाल पूछे जाने शुरू नहीं हुए। और जब सच सामने आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 लोग गायब थे और एक सवाल रह गया, उपेंद्र नाथ राजखोवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों को क्यों मारा? हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल
कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसी सच्ची और असामान्य कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और अजीब और सच्ची कहानी के साथ।